अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। केमिस्ट्री के थर्ड लेक्चर के साथ हाज़िर हूँ। आज हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ मास एक्शन। जनरल रिएक्शन की मदद से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन अखज़ करेंगे और फिर चंद रिएक्शंस की मिसालों से कॉन्सेप्ट को मज़ीद क्लियर करेंगे। तो शुरू करते हैं जी। लॉ ऑफ मास एक्शन क्या है? तो ये साइंसदान हैं गोल्डबर्ग और वैग ने 1869 में लॉ ऑफ मास एक्शन पेश किया था। तो इस लॉ की स्टेटमेंट क्या है कि किसी शय के रिएक्ट करने का रेट इसके एक्टिव मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और किसी रिएक्शन का रेट रिएक्ट करने वाली शय के एक्टिव मासेस के हासिल ज़रब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो इसको एक्सप्लेन करने से पहले डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का तो आपको पता ही है कि दो मिकदारों के दरमियान ऐसा तल्लक होता है कि जब एक मिकदार बढ़ती है तो उसके साथ दूसरी मिकदार भी बढ़ती है। तो एक्टिव मास क्या होता है? एक्टिव मास से मुराद है मोलर कंसंट्रेशन। इसका यूनिट होता है मोल पर डीएम क्यूब और इसे स्क्वायर ब्रैकेट से जाहिर किया जाता है। मोलर कंसंट्रेशन क्या होती है कि मतलब 1 डीएम क्यूब में किसी चीज़ के कितने मोल हैं। दूसरे लफ्ज़ों में आप कह लें कि मिकदार, लेकिन ये केमिस्ट्री के लिहाज से मुनासिब नहीं है, लेकिन आपकी कॉमन सेंस को डेवलप करने के लिए मैं जस्ट एक बात बता रहा हूँ कि इसको आप समझ लेंगे किसी शय की मिकदार है, उसकी मोलर कंसंट्रेशन है। तो अब इस रिएक्शन की जो है ना लॉ, इसके दो हिस्से हैं। पहला है किसी शय का, इंडिविजुअल शय का रिएक्ट करने का रेट इसके एक्टिव मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब ये कि जो चीज़ें आपस में रिएक्ट कर रही हैं, जैसे H2 + O2 वी गेट H2O। तो अब इसमें जो हाइड्रोजन है उसका एक्टिव मास जितना ज़्यादा होगा उसका रिएक्ट करने का रेट भी उतना ही ज़्यादा होगा। इसी तरह देखें O2, ऑक्सीजन का भी एक्टिव मास जितना ज़्यादा होगा, मतलब कंसंट्रेशन जितनी ज़्यादा होगी मोलर कंसंट्रेशन, उतना उसका रेट रिएक्ट करने का रेट भी ज़्यादा होगा। अब ये तो था इंडिविजुअल रिएक्टेंट का। और रिएक्शन का रेट क्या होता है कि जो अशिया रिएक्ट कर रही हैं उनके एक्टिव मासेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब कि अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्ट कर रही हैं तो रिएक्शन का रेट क्या होगा? हाइड्रोजन का एक्टिव मास मल्टीप्लाइड बाई ऑक्सीजन का एक्टिव मास। जितना वो प्रोडक्ट ज़्यादा होगा रिएक्शन का रेट उतना ही ज़्यादा होगा। तो आगे मैं मज़ीद इसको एक्सप्लेन करता हूँ नेक्स्ट स्लाइड में। देखिए ये हमने एक रिएक्शन लिया है जिसमें A + B जो हैं वो रिएक्टेंट्स हैं और ये डबल एरो का साइन है, ये जाहिर कर रहा है कि ये रिवर्सिबल रिएक्शन है और प्रोडक्ट बन रही हैं C + D। तो अब इसमें अगर हम लोग इनके मोलर कंसंट्रेशन लें तो ज़ाहिर हमने बात की कि एक्टिव मास को हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट से ज़ाहिर करते हैं। तो A का एक्टिव मास जो है वो B, C और D के एक्टिव मास को हमने स्क्वायर ब्रैकेट में ज़ाहिर कर लिया। तो लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कहता है? तो फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट जो है वो किसके होगा? रिएक्ट करने वाली अशिया के एक्टिव मास के हासिल ज़रब के। तो रिएक्ट करने वाली अशिया कौन सी हैं? A और B उनके एक्टिव मासेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इट मींस कि जितना इनका एक्टिव मासेस का प्रोडक्ट ज़्यादा होगा फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट भी उतना ही ज़्यादा होगा। तो फॉरवर्ड रिएक्शन के रेट को हमने RF लिख लिया। तो प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वलिटी में बदलने के लिए हमने एक कांस्टेंट यूज़ किया है, वो है KF जो है वो हमने कांस्टेंट यूज़ किया। तो इसी तरह अब चूंकि रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट में बदली तो फिर प्रोडक्ट जो हैं वो दोबारा किस में बदलेंगी? रिएक्टेंट में। तो अब रिवर्स रिएक्शन का रेट किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? C और D के एक्टिव मास के हासिल ज़रब के। तो इसको मैंने सिंपल किया, उसी तरह से प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वलिटी में बदला। तो KF और KR जो हैं ये रिवर्स रिएक्शन और फॉरवर्ड रिएक्शन के रेट के कॉन्स्टेंट्स हैं। तो उम्मीद है कि आपको उस स्टेटमेंट की मैथमेटिकली समझ आ गई कि किसी भी शय के रिएक्ट करने का रेट उसके एक्टिव मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है
और रिएक्शन का रेट रिएक्ट करने वाली अशिया के एक्टिव मैसेज के हासिल ज़रब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो इस बात को अब हम ज़रा थोड़ा सा और आगे लेकर जाते हैं। इक्विलिब्रियम की हालत में आपको पता है फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट जो है वो किसके बराबर होता है, रिवर्स रिएक्शन का रेट। तो फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट हमने निकाला है ये पीछे इक्वेशन में, के एफ ए बी इज इक्वल टू के आर सी और डी। अब थोड़ी सी रीअरेंजिंग है, हम के आर को ले गए हैं लेफ्ट हैंड साइड पे और ए बी को ले आए हैं राइट हैंड साइड पे। तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन बन गया, के एफ बाई के आर इज इक्वल टू सी मोलर कंसनट्रेशन ऑफ सी मोलर कंसनट्रेशन ऑफ डी डिवाइडेड बाई मोलर कंसनट्रेशन ऑफ ए मोलर कंसनट्रेशन ऑफ बी। तो यहाँ पे हमने ये के एफ और के आर की जो रेशो है उसको हम कह देते हैं ये के सी के इक्वल है। तो के सी को हम कहते हैं एक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो हमने के सी की वैल्यू पुट कर दी सी डी और ए बाई बी, मतलब कि जो एक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है वो है प्रोडक्ट की मोलर कंसनट्रेशन का प्रोडक्ट डिवाइडेड बाई रिएक्टेंट्स की मोलर कंसनट्रेशन का प्रोडक्ट। तो ये था जनाब एक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो ये लॉ ऑफ मास एक्शन की वजाहत थी। अब हम एक जनरल रिएक्शन लेंगे जिसमें हम लोग दोबारा से एक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हम लोग ड्राइव करेंगे। लेट्स सी। तो इसमें देखिए जनरल रिएक्शन की मदद से एक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है वो उसको हम लोग अखज़ करने वाले हैं। तो ये हमने एक जनरल रिएक्शन लिया, ए प्लस बी ये रिएक्टेंट्स हैं और ये डबल एरो का साइन और ये प्रोडक्ट्स हैं। ये जो साथ स्मॉल ए बी स्मॉल सी स्मॉल डी हमने लिखा हुआ है ये उनकी मोलर कंसनट्रेशन को जाहिर करता है। मतलब ए के जो रिएक्शन में हिस्सा ले रहे हैं वो नंबर ऑफ़ मोल्स ए हैं, बी के नंबर ऑफ़ मोल्स बी हैं, सी के नंबर ऑफ़ मोल्स सी हैं और डी के नंबर ऑफ़ मोल्स डी हैं। अगर अब फिल वक्त आपको ये चीज़ कंफ्यूज कर रही है तो जब हम आगे रिएक्शंस के साथ एग्जांपल करेंगे तो इसको मज़ीद आपको जो है वो इसकी क्लियर हो जाएगी। मतलब तो अब देखते हैं क्या कह रहे हैं। तो इसमें क्या है कि मतलब ये देखिए रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन मोलर कंसनट्रेशन ऑफ ए मोलर कंसनट्रेशन ऑफ बी। अब जो नंबर ऑफ़ मोल्स हैं ना वो मोलर कंसनट्रेशन की कुव्वत नुमा बन गए हैं, उसकी पावर के तौर पे ज़ाहिर हुए हैं। यही बात उधर इसने स्टेटमेंट में कही हुई है कि रिएक्शन का रेट मतवाजन कीमी मसवात में रिएक्टेंट्स के मोल्स की तादाद इनकी मोलर कंसनट्रेशन का तौर कुव्वत नुमा के हासिल ज़रब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अब प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वलिटी में बदलने के लिए हमने कांस्टेंट लगाया, के एफ यहाँ पे फॉरवर्ड रिएक्शन का कांस्टेंट है। इसी तरह देखें रिवर्स रिएक्शन के लिए हमने लिखा आर आर और के आर लगाया। और एक्विलिब्रियम आपको पता है कि डायनामिक एक्विलिब्रियम की हालत में फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट और रिवर्स रिएक्शन का रेट जो है वो आपस में बराबर होते हैं। तो आर एफ इज़ इक्वल टू आर आर वैल्यूज़ पुट कर ली और उसी तरह से के आर को लेफ़्ट साइड पे ले गए और ए और बी को राइट साइड पे ले गए, तो ये के सी हमारे पास आ गया। तो इसमें जो नंबर ऑफ़ मोल्स हैं ना वो मोलर कंसनट्रेशन की पावर के तौर पे ज़ाहिर हो रही हैं। ये सारी वही स्टेटमेंट है पहले वाली, क्या कि मतलब क्या है कि रिएक्शन का रेट बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में रिएक्टेंट्स के मोल्स की तादाद इनके मोलर कंसनट्रेशन का बतौर कुव्वत नमा, मतलब रिएक्टेंट्स की जो मोल्स की तादाद है उसके ऊपर वो मोलर कंसनट्रेशन के ऊपर वो पावर की सूरत में ज़ाहिर होते हैं, फिर उनका प्रोडक्ट ले लिया जाता है। तो अब हम कुछ रिएक्शंस के बारे में बात करते हैं जी। ये है जी नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का रिएक्शन, N2 प्लस O2 वी गेट 2NO। ये जो 2 है ना ये इसको हमने पिछले रिएक्शन में B से या C से ज़ाहिर किया था, जिससे भी ये 7 नंबर ऑफ़ मोल्स होते हैं और ये इक्वेशन बैलेंस है। देखिए इधर नाइट्रोजन के नंबर ऑफ़ मोल्स 2 हैं, इधर भी 2 हैं, ऑक्सीजन के नंबर ऑफ़ मोल्स 2 हैं, ये भी 2 हैं। तो हमने इसका फॉरवर्ड रिएक्शन लिखा तो क्या आएगा के एफ, और फॉरवर्ड रिएक्शन में ज़ाहिर रिएक्टेंट्स का हासिल ज़रब आएगा। तो इधर मोलर कंसनट्रेशन 1 है तो इसलिए 1 पावर लिखी नहीं जाती। अब रिवर्स रिएक्शन में आ जाएं तो आर आर वही एक्सप्रेशन के आर एन ओ। अब जो मोलर कंसनट्रेशन इसके नंबर ऑफ़ मोल्स कितने हैं 2, तो वो नंबर ऑफ़ मोल्स इसके एक्टिव मास के ऊपर पावर की सूरत में ज़ाहिर हो जाएंगे। तो अब के सी इसका हमने लिख लिया। के सी का आपको पता है कि प्रोडक्ट्स जो हैं वो एज ए नोमिनेटर आती हैं और जो रिएक्टेंट्स हैं वो मतलब डिनोमिनेटर के तौर पर मुखरज और शुमार कनिंदा के तौर पे आते हैं। मतलब जो रिएक्टेंट्स होते हैं वो बतौर मुखरज आते हैं और प्रोडक्ट जो है वो ऊपर आती है शुमार कनिंदा के तौर पे। तो ये इसका हमने के सी लिख लिया। तो इससे अब हम ना किसी भी रिएक्शन का डायरेक्ट भी के सी लिख सकते हैं कि जस्ट आप वो देखें कि जो प्रोडक्ट्स हैं उनको आप ऊपर लिख लें और उसको नीचे
कर लें। जी, तो हम बात कर रहे थे कि मतलब किस तरह से ये रिएक्शन कांस्टेंट लिखा है। तो अब इसी तरह ये देखें आगे है, अमोनिया का रिएक्शन है। तो ये हमारे पास एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है, N2 + 3H2 एंड डबल एरो का साइन है, रिवर्स रिएक्शन है 2NH3। इसमें ये जो 3 है ये नंबर ऑफ़ मोल्स हैं और ये 2 भी नंबर ऑफ़ मोल्स हैं। अब डायरेक्ट KC को लिखें तो KC किसके इक्वल आएगा, ऊपर आ जाएंगे प्रोडक्ट NH3 और उसकी पावर आ जाएगी 2, डिवाइडेड बाई नीचे आ जाएंगे रिएक्टेंट्स और उनकी पावर जो है वो क्या आ जाएगी N2H2 और उसकी पावर आ जाएगी। तो ये हम लोग N2 + 3H2, तो ये इसको हमने इसका KC लिखा है। आप डायरेक्ट भी लिख दें तो ठीक होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर ये सिर्फ आपको समझाने के लिए कि पहले रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन का एक्सप्रेशन लिखा है फिर रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन का एक्सप्रेशन लिखा है। लेकिन जी इसके साथ ही हमारा जो आज का लेक्चर है वो इख्तिताम को पहुंचा। तो इस लेक्चर में हमने देखा कि लॉ ऑफ मास एक्शन क्या होता है और फिर उसका हमने डेफिनेशन और उसकी हिसाबी तरीके से वजाहत, और फिर एक जनरल रिएक्शन के ज़रिए हमने KC को अखज़ किया और फिर चंद रिएक्शंस की मिसालें देखी। तो अल्लाह हाफिज़।